जय हिंद दोस्तों, मैं अजय कुमार गुप्ता गुप्ता डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में आप घर में रह करके ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप अपना तैयारी को जारी रख सकते हैं, क्योंकि क्लास ऑफलाइन क्लास जितने भी थे सभी क्लासेस बंद है। आपको अभी अपने तैयारी को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि इस कोरोना काल में मैक्सिमम लोग जो है वो पढ़ाई से अपना पढ़ाई को कम करके और फालतू के काम चीज़ों में काम लग जाते हैं। अभी आपको समय क्या भीड़ से अलग होकर के आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए उसी सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ जुड़ करके आपके साथ साथ चलने का प्रयास करेंगे। आज का जो क्लास हम लोग का है वो आपका जीके का है। वैसे जीके जीएस का क्लास है जो आपको एसएससी जीडी, ठीक है, और इंडियन आर्मी ये सब के एग्जाम में आपका डिफेंस का किसी भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, क्योंकि आपका एग्जाम से रिलेटेड हम क्वेश्चन उठाएं और आपका जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है। तो हम आपको ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा आपका क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पे दिए थे? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो आइए भगवान बुद्ध के बारे में जानिएगा। पहले भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो भगवान बुद्ध का अगर जन्म का बात करेगा तो कपिल वस्तु की लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक, भगवान बुद्ध की जो घटना है, तीन को घटना को याद रखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध का जो घटना है, सबसे पहले गृह त्याग की घटना। तो गृह त्याग की जो घटना कहलाई है बौद्ध धर्म में, वो कहलाई महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी प्रथम उपदेश जो हुआ, प्रथम उपदेश वो आपका कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। और एक आपको याद रखना निर्वाण का, तो निर्वाण को आपको याद रखना पड़ेगा कि घटना जो कहलाई महापरिनिर्वाण, ये आपको याद रखना है। तीन को घटना याद रखना है कि गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। प्रथम उपदेश जो दिया था, अच्छा प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? अगर भाषा पूछेगा तो आपका आंसर होगा पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध पाली भाषा में दिए थे। घटना क्या कहलाए? धर्म चक्र परिवर्तन। और निर्वाण कहलाया महापरिनिर्वाण। ये प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो आपको याद रखना है सारनाथ में दिए थे, सारनाथ। तो ये क्वेश्चन आपका है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ। बौद्ध गया आपका कुछ नहीं है, बौद्ध गया आपको जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, जो आज बोधि वृक्ष कहलाती है। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, जो वर्तमान फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी कहलाती है, गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, हम लोग ज्यादा समय ना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? चलिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आइए सबसे पहले अगर बोलेगा कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, भारतीय नहीं लगाएगा, ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का बात करें हम लोग तो आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब हो गया व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर बोलेगा कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष का बात करेंगे हम लोग तो मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा आपका बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर बोलेगा कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का बात करेगा, अंग्रेज अध्यक्ष का बात करेगा तो आपका है जॉर्ज यूले। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 से बने थे बॉम्बे अधिवेशन में, ये पहला थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का बात करेगा तो दादा भाई नेहरू जी थे, कोलकाता अधिवेशन बने थे 1886 से में। और कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे वो भारत के प्रथम कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन बने थे। और 4th नंबर में जो बने थे अंग्रेज अध्यक्ष थे पहली बार, उसका नाम था जॉर्ज यूले, 1888 ईस्वी में बने थे। और ये इलाहाबाद अधिवेशन बने थे। हम लोग को पुरुष के बारे में याद रखिए। आइए महिला के बारे में आप सुनिएगा। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा, कुछ नहीं लगाएगा, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा। प्रथम महिला तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और ये 1917 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा एनी बेसेंट होगी 1917 में। लेकिन बोलेगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। ये आपका 1925 ईस्वी में बनी थी। ठीक, आपको इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी वीरता, ऑप्शन नंबर सी खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कार्य। आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार। ठीक, दूसरा जो नंबर का पुरस्कार है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत यानी राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है आपका 1991-92 ईस्वी में हुई है। 1991-92 ईस्वी में है। और सबसे पहले राजीव गांधी जो पुरस्कार दिया गया वो आपको किसको दिया गया बोलेंगे? शतरंज का महान खिलाड़ी, शतरंज का महान खिलाड़ी आपका है जिसका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, ये शतरंज का महान खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद। ठीक, इसको पहली बार दिया गया 1991-92 में। आपका राजीव गांधी पुरस्कार के क्षेत्र में जो पहले जो राशि दी जाती थी वो 7.5 लाख रुपया दी जाती थी, लेकिन अब इसको बदल करके 25 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी वर्तमान में राजीव गांधी पुरस्कार में टोटल कितना राशि दी जाती है? 25 लाख पुरस्कार, 25 लाख रुपये दी जाती है। आइए दोस्तों, राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी लोग देख लीजिए। विश्वनाथन आनंद किन सब गेम खेलते थे बोलेंगे? शतरंज, जिसको चेस बोलते हैं। हमको बता दीजिएगा चेस के बोर्ड में कुल कितने घर होते हैं? तो चेस के बोर्ड में जो 64 घर होते हैं। कितने घर होते हैं? 64 घर। और चेस खेलने वाले जो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे चेस खेलने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड मास्टर। चेस खेलते वक्त में एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चेकमेट। बोलेंगे चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल से बोलेंगे? शतरंज। ठीक, आइए स्वामी विश्वनाथन आनंद ने भी हाल फिलहाल में अपनी एक आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा का नाम याद रखिएगा। इसका जो आपका है माइंड मास्टर बोलेगा। माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा था बोलेगा? विश्वनाथन आनंद। अभी हाल फिलहाल में राजीव गांधी यानी 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया? आपको 5 व्यक्ति को याद रखना है। पहला रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में, दूसरा आपको याद रखना है विनेश फोगाट कुश्ती के क्षेत्र में, तीसरा याद रखना आपको रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान, चौथा आपको याद रखना है मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक से, और पांचवा आपको याद रख लेना है मनिका बत्रा टेबल टेनिस। ये पांचों खिलाड़ी का नाम आपको नोट कर लेना है। ये 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार में दिया गया। ठीक, चलिए अर्जुन पुरस्कार आपको खेल का क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो आपको खेल के शिक्षक को यानी खेल के कोच को दिया जाता है जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है बोलेंगे? खेल प्रशिक्षण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? बोलता हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो देखिए हरित क्रांति का जनक आपका ऑप्शन में दिया हुआ नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी स्वामीनाथन, और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा डी दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ऑप्शन डी डॉक्टर हेनरी फोर्ड। देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। हरित क्रांति का अगर जनक बोलेगा, अगर हरित क्रांति का जनक बोल दे, हरित क्रांति का जनक बोल देगा तो आपको याद रखना नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक, लेकिन बोलेगा भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, तो आपको याद रखना डॉक्टर स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन
स्वामीनाथन को, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ये नॉर्मन बोरलॉग आपका अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले? अमेरिका का रहने वाले। हरित क्रांति का जो संबंध है आपका खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है 1967-68 से, 1967-68 ईस्वी से होती है, जिस समय पंचवर्षीय आपका योजना अवकाश हुआ था, ठीक है, इसी समय आपका योजना अवकाश चल रहा था, ठीक, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? आपको सबसे पहले याद रखना है कि वेद आपको 4 होता है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। देखिए पहला आपका ऋग्वेद, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा यजुर्वेद और तीसरा आपका हो जाएगा सामवेद और आपका लास्ट हो जाएगा अथर्ववेद। देखिए इसमें आपको क्या क्या रखना है? बोलेगा भारत का सबसे प्राचीन, तो बोलेगा सबसे प्राचीन, तब बोलेगा आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन जो वेद आपका ऋग्वेद है, बोलेगा कौन सा वेद? गद्य और पद में है, तब बोलेगा यजुर्वेद। ये गद्य एवं पद में है, ठीक। बोलेगा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बोलेगा सामवेद को। जादू टोना तंत्र मंत्र प्यार घृणा ये सब किस वेद में है? तब बोलेगा अथर्ववेद में, है ना, सब किस में है? अथर्ववेद में। और ये है सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद यही है। चलिए ये वेद आपको 6 पर। देखिए दोस्तों वेद अगर पूछेगा, सॉरी वेद आपका 4 है, अगर वेदांग पूछेगा तो टोटल 6 है। अगर आपसे पुराण पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 18 है। अगर आपसे उपनिषदों की संख्या पूछेगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो हम लोग 108, ये आपको इतना याद रखना है। चलिए सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो बोलेंगे आपका क्या है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन जो आपका है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जाइए, देखिए बोलता है भारत में के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, यानी भारत का कुल कितना राज्य समुद्री सीमा को छूता है? देखिए दोस्तों भारत का जो समुद्री सीमा को छूने वाले जो राज्य है आपका, ये इस प्रकार से, इधर आपको पता होना चाहिए कि इधर भारत में है अरब सागर और इधर आपको है आपका बंगाल की खाड़ी, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी, ये दोनों जो है भारत को समुद्री सीमा से टच करता है। आइए सबसे पहले इधर चलेंगे, तो सबसे ऊपर में आपका गुजरात, फिर आएंगे तो हम लोग को मिलेगा महाराष्ट्र, उससे नीचे जाइएगा तो मिलेगा गोवा, उससे नीचे जाइएगा तो मिलेगा आपको कर्नाटक, उससे नीचे जाइएगा तो आपको मिलेगा केरल, इधर में आइएगा तो तमिलनाडु, उससे ऊपर जाइएगा तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, उससे ऊपर जाइएगा तो आपको उड़ीसा मिलने वाला है, और यहाँ पे आइएगा तो आपको पश्चिम बंगाल मिलने वाला है। अब आप गिन सकते हैं भारत में इतने राज्यों की समुद्री सीमा को छूता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य जो आपका समुद्री सीमा को छूता है। अरब सागर की सीमा को छूने वाला 5 राज्य और बंगाल की खाड़ी को छूने वाला आपका 4 राज्य, ये टोटल 9 राज्य है जो आपको समुद्री सीमा को छूता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो भारत में आया वो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आया, और पुर्तगाली यात्री आपका कौन था? तो बोलेंगे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। और वास्को डी गामा पहली बार कहां आया था? तो बोलेंगे केरल के कालीकट बंदरगाह में, और केरल के कालीकट बंदरगाह का ही राजा था जामोरिन, जिसने उसको स्वागत कर दिया था। याद रखना है कि पहली बार कौन आया था भारत में? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और कहां आया था सबसे पहले? तो केरल के कालीकट बंदरगाह में, और उसका स्वागत कौन कर दिया था? जामोरिन ने। ठीक है, बताइए वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया, दूसरी बार भी आया था, ये दूसरी बार आया 1502 ईस्वी में, और तीसरा बार आया तो फिर ये लौट के नहीं जा सका, इसको फिर यहीं पे मृत्यु हो जाती है। ठीक, देखिए दोस्तों पहले आया सबसे पहले 1498 में, लेकिन गया भी सबसे बाद में। ये जानते हैं 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत से छोड़ करके
पुर्तगाली गया। क्यों बोलेंगे 19 दिसंबर 1961 को? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी से पहले तक पुर्तगालियों को जो अधिकार था वो गोवा में राज था। आपको पता होना चाहिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाई जाती है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाई जाती है। गोवा मुक्ति दिवस मनाई जाती है क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को ही गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ, ठीक है। लेकिन जब 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ तो ये भारत का राज्य नहीं बना था, ये केंद्र शासित प्रदेश बना। ये 1987 ईस्वी में गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो याद रखना कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाई जाती है। लेकिन गोवा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 को, ठीक। देखिए ऑप्शन में अगला दिया हुआ है अंग्रेज के बारे में आपको याद रखना है कि अंग्रेज जो सबसे पहली बार आया था 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, और आने वाला प्रथम अंग्रेज था आपका कैप्टन हॉकिंस, सब जानते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों आप हमको बताइएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 ईस्वी में हुई थी, लेकिन आपको भारत में नहीं हुई थी, वो आपका इंग्लैंड में हुआ था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था पूछता है तो बोलेंगे अकबर। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके बोल दे कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब मुगल बादशाह कौन था, तो भारत में कब हुई? 1609 में। और 1609 में अकबर नहीं था, क्योंकि अकबर का मृत्यु तो 1605 में हुआ था। अगर बोलेगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, तो बोलेंगे जहांगीर। आपको ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलता है भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है। चलिए बताइएगा भारत का 4 सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ये चारों याद रखना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये भारत का 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और चारों की शुरुआत होती है 1954 में। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके साथ 2 व्यक्ति और थे, डॉक्टर सीवी रमन, और तीसरा थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम और अंतिम वो भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत, दोनों पाने वाले कौन थे? तो आपका आंसर वही है जो भारत का सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। आपको पता है भारत का सबसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वही थे, यही आपका है दोनों पुरस्कार पाने वाले, जिसका नाम मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में याद रखना है, मोरारजी देसाई, ये भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला इसको। और ये मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार बने थे, ये जनता पार्टी का सरकार थी, ठीक है। आपको याद रखना है कि बोलेगा भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 ईस्वी में। किस पार्टी की? जनता पार्टी के। कौन थे? तो बोलेंगे मोरारजी देसाई थे। चलिए आगे बढ़िएगा। अच्छा ये क्वेश्चन इसमें बता दीजिएगा कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इसको मिला और रहने वाले थे पाकिस्तान के। भारत रत्न अभी तक 2 विदेशी को मिला है, पहला खान अब्दुल गफ्फार खान को और दूसरा को जाएगा नेल्सन मंडेला को, जो दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहे जाते हैं। ये 2 व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा आपको रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण 1947 ईस्वी में सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा हुआ। आपको क्या करना है, आपको बता देना ड्यूरंड रेखा किस 2 देशों के बीच की समांतर रेखा है। मैकमोहन, मैगिनॉट, मेलरहिम रेखा, 49वीं समांतर रेखा और 30वीं समांतर रेखा, ये टोटल आपको काम करना। चलिए आप इसका काम कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। बोलता सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? चलिए दोस्तों देखिए, सूर्य ये आपको मान लीजिए सूर्य है और आपको पता है कि ग्रहों की संख्या कितनी बोलेंगे? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 को टोटल ग्रह है। और आपको पता है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा नियमित रूप से करती है। आपको याद रखना है कि इसको ट्रिक से एम भैम
जेसन, ठीक। ये है आपका मरकरी, इसको बोलेंगे मरकरी मतलब बुध, इसको बोलेंगे वीनस मतलब आपका हो जाएगा शुक्र, और इसको बोलेंगे अर्थ मतलब हो जाएगा आपका पृथ्वी, और इसको बोलेंगे मार्स मतलब हो जाएगा मंगल, और इसको बोलेंगे जुपिटर, इसको बोलेंगे जुपिटर मतलब हो जाएगा बृहस्पति, और इसको बोलेंगे सेटर्न मतलब ये आपका है शनि, और इसको बोलेंगे यूरेनस मतलब आपका ये अरुण, और इसको बोलेंगे नेपच्यून मतलब आपका ये वरुण। ये टोटल 8 गो ग्रह है। 8 ग्रह आपको सूर्य से नजदीकतम के बोलेगा, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है तो बोलेंगे बुध। ये बुध सूर्य की परिक्रमा टोटल 88 दिनों में कर लेती है, और बोलेगा पृथ्वी टोटल सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है तो बोलेंगे 365 दिन और 4 घंटा का समय लगाती है। दोस्तों ये आपको टोटल देखिए 8 गो ग्रह है, 8 गो ग्रह में से 4 गो भाग में बांट दीजिएगा बीच बीच में। ये बीच बीच में एक रेखा है जिसको हम लोग एस्टेरॉयड रेखा बोलते हैं, हिंदी में बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह बोला जाता है इसको। बोलेगा क्षुद्र ग्रह 3 ग्रहों के बीच में है तो बोलेगा मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये क्षुद्र ग्रह आपका ठोस प्लेनेट है, ठोस सतह वाला है, इसलिए इसके पीछे वाले ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह बोलिए सॉलिड प्लेनेट बोले, ठीक है, सॉलिड प्लेनेट बोले, और इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह बोले, या फिर इसको हम लोग गैसेस प्लेनेट बोल सकते हैं। ठीक, आपको क्वेश्चन पूछेगा किस ग्रह की सतह ठोस है तो आपको याद रखना बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह की सतह ठोस है, और आप उधर को जो 4 ग्रह वो आपको गैसीय रूप में पाई जाती है, आपको इतना याद रखना है। आप कमेंट में क्या कीजिएगा, टोटल ग्रहों की उपग्रह जो होता है, टोटल ग्रहों का जो सैटेलाइट होता है वो लिख करके डाल दीजिएगा। जैसे पृथ्वी का उपग्रह एक ही मात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है, तो इस तरह से टोटल उपग्रह लिख करके डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, चलिए ऊंची चोटी का लफड़ा खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले आइएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा, आपको K2 याद रखना है। K2 किसका है, गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम है, काराकोरम दर्रा की जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम दर्रा की सबसे ऊंची चोटी, और ये आपका जम्मू कश्मीर में है। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब K2 नहीं बोलिएगा, तब कंचनजंगा बोलना है। और ये कंचनजंगा कहां पे है तो सिक्किम में है, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बोलेंगे। और ये माउंट एवरेस्ट आपको पता है कहां पे, नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। लेकिन नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं कह करके क्या कहते हैं तब बोलेंगे सागर माथा कहते हैं। क्यों सागर माथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा बोलेंगे। क्यों कहते हैं, क्योंकि आज जहां पे हिमालय है ना वहां पे पहले टैथिस सागर था। क्या था तब बोलेंगे टैथिस सागर था, और इसी सागर से उत्पन्न हुआ हिमालय, इसलिए उसके चोटी को क्या कहा जाता है, सागर माथा। लेकिन ये सिर्फ नेपाल में है, ठीक है। चलिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है उसका, सैडल पीक। अच्छा बोलेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तब बोलेंगे दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनेमुदी। क्या नाम है, अनेमुदी, अनेमुदी। और ये आपका अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई जो केरल में है, ठीक। अच्छा बोलेगा कि आपको नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब बोलेंगे हम लोग दोदा बेटा। और बोलेगा दक्षिण भारत हो गया ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए बोलता अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी। चलिए दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। मुगल बादशाह में आपको 3 गो राजा का नाम याद रखना है। पहला आपको बाबर का, दूसरा आपको जहांगीर का, तीसरा आपको बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय का, ठीक है। देखिए बाबर का अगर बोलेगा बाबर का कब्रगाह कहां पे है तब बोलेंगे बाबर का कब्रगाह काबुल में है जो भारत से बाहर में है। दूसरा आपको याद रखना है जहांगीर का कब्रगाह कहां पे है तो बोलेंगे जहांगीर का कब्रगाह लाहौर पे है। और तीसरा आपको बहादुर शाह जफर को याद रखना है, बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह द्वितीय का बात कर सकते हैं, ये रंगून में है जो म्यांमार में, रंगून में, ठीक है। आपको ये 3 गो राजा का याद रखना है जिसकी कब्रगाह भारत से बाहर है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए हम लोग ग्रह वाला टोटल देखें 8 ग्रह को, तो आइएगा थोड़ा ग्रह को उपनाम याद रख लीजिएगा। बोलेगा सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह हम लोग क्या पढ़े थे, बुध पढ़े थे। बोलेगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है, बोलेंगे पृथ्वी को कहा जाता है। बोलेगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है, बोलेंगे मंगल को कहा जाता है। बोलेगा पृथ्वी का सादृश्य ग्रह यानी पृथ्वी जैसा देखने में कौन सा ग्रह है, बोलेंगे शुक्र को। बोलेगा पृथ्वी का भगनी ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब का सब क्या होगा, शुक्र होगा। बोलेगा पीला ग्रह किसे कहा जाता है, बोलेंगे बृहस्पति को कहा जाता है। बोलेगा किस ग्रह की सतह वलयाकार है यानी रिंग है, तो बोलेंगे शनि को है। बोलेगा लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, बोलेंगे अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को। बोलेगा सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है, तो बोलेंगे वरुण को कहा जाता है। चलिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। आप इसको वीडियो को धीरे धीरे करके रोक रोक करके पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न से किस वर्ष लड़ी थी। तो आपको याद रखना है पानीपत में 3 युद्ध हुआ, एक पहला, दूसरा और तीसरा 3 युद्ध हुआ, ठीक है। और तीनों का तीनों हरियाणा के पानीपत के मैदान में। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी हारता है और ये जीत जाता है। दूसरा हुआ 1556 में, ये आपका हुआ अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच में ये हारेगा और ये जीतेगा, लेकिन अकबर खुद लड़ने नहीं जाता है। अकबर का जो सेनापति था ना, इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक भी थे। आइए 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ये होता अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में। आपको मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की सेना की जीत होती है। तो ये तीनों का तीनों आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपका है, बोलता है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। देखिए दोस्तों 2 ब्लड ग्रुप होता है। सबसे पहले हमको पता है ब्लड ग्रुप यानी आपको जो रक्त समूह की खोज कौन किया, यानी ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया, तो आपको याद रखना ब्लड ग्रुप की खोज जो किया उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। और ब्लड ग्रुप आपको पता है ना कितना होता है, O A B और B, ठीक है। और आपका हो जाएगा एक O B फिर ए बी और ए, यानी 4 में होता है। आपको याद रखना, देखिए एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वग्राही और एक होता है सर्वदाता। सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है और सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है। अगर बोलेगा सर्वग्राही यानी सबसे ले सकता कौन, तब बोलेंगे ए बी। और बोलेगा सर्वदाता यानी सबको दे सकता कौन, तब बोलेंगे ओ। हम लोग तो इतना जानते हैं, लेकिन अब एग्जाम का लेवल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है। अब इतना से काम नहीं बनने वाला है। सर्वदाता कौन होगा, तो ओ मारने से काम नहीं चलने वाला। सर्वदाता अगर बोलेगा तो आपको याद रखना ओ नेगेटिव, और बोलेगा सर्वग्राही कौन है, तो बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। चलिए दोस्तों हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपका प्यार इसी तरह से बना रहे तो हम आपको डेली सब्जेक्ट वाइज और अधिक से दोगुनी ऊर्जा के साथ मेहनत करेंगे और आपके पास हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।